ओके। सो अच्छा जी, हाँ, ऐसी कहानी। अच्छा जी, तो ये बेसिकली पिछले वाले पार्ट से रिलेटेड आ रहा है, अगर तुम याद करो। हमने जो बाइंडिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, तकरीबन उससे मतलब ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये उससे बोल रहा है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी क्यों ग्रेटर है। तो क्या बताओगे, कोई आइडिया आपके जहन में? यस, एनी रीजन फॉर दैट? दिस और दिस हैज़ अ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी। देखो, आप अगर इस कॉन्सेप्ट को सोचो तो हमेशा जो है वो आपके पास मतलब जो है जो प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट? जब भी आपका प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जिसके पास जो है बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, सही है, यानी बाइंडिंग एनर्जी आप ये देख लो कि भाई अगर आपको किसके अंदर ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पुट इन करनी पड़ेगी ताकि उसको आप ब्रेक कर सको, राइट? तो यहाँ पे आपके पास जो है जो यूथ्रियम फॉर्म हो रहा है इसके पास जो है वो आपको इसको ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि स्ट्रॉन्शियम वो तो पहले से वो तो डिके हो रहा है, सही है, तो वो पहले से अनस्टेबल है। सही हो गया। तो अगर हम यहाँ पे कहानी लिखें कि हम्म, अच्छा जी, हम लिख लेते हैं कि भाई यूथ्रियम has you should have more energy, more binding energy, right? Has it releases the energy when formed? सही। तुम्हें आंसर उल्टा लग रहा होगा कि भाई ये क्या मतलब है, फॉर रिलीज भी कर रहा है एनर्जी तब भी ज़्यादा एनर्जी कैसे? तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी की अगर तुम डेफिनेशन याद करो, सो बाइंडिंग एनर्जी में हम ये कहते थे कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, राइट? सो हम एनर्जी पुट इन करते हैं, राइट? सो दिस इज द एनर्जी रिलीज। अगर अगर हमें जो है ना अगर हमें यूथ्रियम वापसी बनाना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी वापसी इसको, तो जाके जो है वो हमारे पास यूथ्रियम बनेगा, सही है? तो इस वजह से जो है ना वो इसकी ज़्यादा एनर्जी आएगी। खैर आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं डिके कांस्टेंट बता दो। डिके कांस्टेंट की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, हम कह देते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी टी ऑफ रेडियो एक्टिव atom to decay in next second। चलो भाई, ये हो गया, आगे आ जाओ, ये रीड कर लो प्लीज। यस, कहाँ हो इब्राहिम, कहाँ हो? इब्राहिम है ही नहीं, लो। अच्छा जी, तुम रीड कर लो, क्या नाम है, कासिम आप रीड कर लो प्लीज। जी। At the time of purchase of strontium 90 source, the activity is 3.7 times 10 to power 6 BQ. Calculate for this sample of strontium the initial number of atoms. जनाब, देखो उन्होंने आपको एक्टिविटी बता रखी है, सही है? और एट द टाइम ऑफ परचेज, तो इसका मतलब होगा कि कासिम ये इनिशियल एक्टिविटी होने वाली है, फाइनल? इनिशियल होगी क्योंकि परचेज। इनिशियल होगी, वेरी गुड वेरी गुड, सही। उसने आपको डिके कांस्टेंट भी बता रखा है, डिके कांस्टेंट ये रहा, राइट? चलो, जो चीज़ें बता रखी इक्वेशन अपने सामने रखना। उसने कहा कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम, कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? ये वाली लगा लेंगे, ए इक्वल्स टू लैम्डा एन। ओके, ए हमारे पास है 3.7 एक्सपोनेंट 6, लैम्डा को डिवाइड कर दो 0.025 पर ईयर, 0.025। अच्छा, हमें जो है वो पर ईयर में नहीं चाहिए, देखो हमें जो है ना नंबर निकालना है तो हमें पर ईयर नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो है वो पर सेकंड चाहिए होता है। तो डिवाइड कर देते हैं 365 इंटू 24 इंटू 3600 से। ओके, निकाल दो कितना आता है।
अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाना वरना गलत हो जाएगा। सही है। 4.7। ओके, जस्ट फोर सर पॉइंट सेवन 24 अपने क्यों किए? देखो ना, 365 डेज हैं, 1 डे कंटेन 24 आवर, 1 आवर कंटेन 60 मिनट एंड 1 मिनट कंटेन 60 सेकेंड, तो ये 60 मल्टीप्लाई बाई 60 करोगे तो 3600 आ जाएगा। राइट। ठीक है सर। अच्छा जी, 4 पॉइंट कितना बता रहे हो आप? 4.69 आ रही तो 4.7। 4.7 और बस? नहीं, टोटल तो आ रहा है 4.6930। अबे, कोई एक्सपोनेंट वगैरह कोई पावर वावर नहीं है? कुछ नहीं सर। ऐसा कैसे हो सकता है अभी? सर पावर मैं आनी अपनी देख चाहिए। लेता हूँ 2 मिनट। पहले ये तो एक काम करो, पहले इस चीज़ को कैलकुलेटर में रखो और इसकी वैल्यू निकालो, और फिर जो भी आंसर आए इसमें से डिवाइड कर देना। सर 4.7 टाइम्स 10 to पावर 15 4.67 टाइम्स 10 to पावर 15। 67 एक्सपोनेंट 15, सही हो गया ना? वेरी गुड। देखो इसके आंसर इससे ज़्यादा बड़े बड़े आएंगे, ओके? तो बहुत मुश्किल से ऐसे आंसर छोटे मोटे आए, सही है ना? तो वैसे ही गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? ये अक्सर अक्सर गलती इस वजह से होगी कि आप जो है ना, अगर डायरेक्ट पूरी को इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो कभी कभार प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सही है। चलो, 4.6, यार एक तो ये बड़ा मसला है, 4.67 एक्सपोनेंट 15। आगे आ जाओ, तुमसे कह रहे हैं कि इनिशियल मास निकाल दो, इनिशियल मास निकाल दो, ठीक है? अच्छा जी, इनिशियल मास निकालने के लिए कोई आइडिया आपके पास? ये वो कल जो आपने फॉर्मूला बताया था वो लगाएंगे। वो m = e⁻ हम्म, अच्छा, अगर आप वो लगा दो तो उससे, लेकिन वो मसला पता है क्या है? मसला इसमें ये आ जाएगा कि उसने कहा इनिशियल मास निकाल दो, वो तो फॉर्मूला आप तब लगा सकते हो अम, जब आपके पास जो है एक एक सर्टेन टाइम के बाद आपने निकाला, अभी तो टाइम ही नहीं गुजरा, टाइम जीरो है। जी सर। सही, तो कोई और सोचो। अच्छा, अगर तुम देखो तो तुम्हें जो है वैसे तुमने जो है वो नंबर ऑफ एटम निकाल लिए, ओके? और तुम्हें जो है ना स्ट्रॉन्शियम का वो भी पता है, मास नंबर भी पता है, राइट? तो अगर हम थोड़ी सी केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो हमारे पास क्या बन सकता है? मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर, ऐसे ही होता है ना? जी सर। राइट। सो और तुम्हें पता है कि भाई 1 मोल कंटेन Avogadro's constant equivalent particle. So if we have n number, so how many mole will be there? सही है, so हम सबसे पहले तो मोल निकाल लेते हैं यहाँ से, राइट? सो हमारे पास जो है वो नंबर जो है वो 4.67 एक्सपोनेंट 15 जो है वो हमारे पास पार्टिकल है, और एवोगाड्रोस नंबर जो होता है वो हमारे पास होता है कितना होता है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। सही है। सो ज़रा डिवाइड कर दो, 4.67 एक्सपोनेंट 15 डिवाइडेड बाई 6.02 एक्सपोनेंट 23, कितना आता है? सर 7.8 टाइम्स 10 to पावर -9। 7.8 एक्सपोनेंट -9, फाइन। अच्छा जी, हमें निकालना है इनिशियल मास, ओके? एम आर हमें कितना दिया हुआ है? 90, और यू की फॉर्म में दिया हुआ है, सही है, 90 की फॉर्म में दिया हुआ है। और आपको पता है कि भाई ये जो 90 है, जो उसमें मास लिखे हुए होते हैं वो मास किस फॉर्म में लिखे हुए होते हैं? वो मास ग्राम की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, ओके? सो आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, सो 90 एक्सपोनेंट -9 हो जाएगा। सॉरी, -3, -3 मल्टीप्लाई कर दो दोनों को आपस में। सर ये 90 है। जी जी, स्ट्रोंशियम का मास 90 है ना? 7.02 टाइम्स 10 to पावर -10। ओके,
वन पॉइंट 1 point नहीं, 7.02 7.02 एक्सपोनेंट -10। -10। श्योर। um, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, थोड़ा सा। इनका 6.98 आ रहा है, 7.02। वैल्यू चेंज ही है क्या, कुछ राउंड ऑफ किया कुछ? मैंने वो अबे अबे एक्स अबे, की अरे अरे, क्या 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 बोलो? एक्स की जो वैल्यू थी वो राउंड ऑफ की थी। वो हम्म, 7.57 थी, मैंने 7.8 ले लिया। नहीं इसको नहीं, वो एक काम, 7.6 है, सॉरी, वो मैंने गलत की। कहीं पे कुछ आपने राउंड ऑफ किया कुछ? ये 7.6 होगा, 7.6 टाइम्स 10⁻⁻9। ओके, बीच में राउंडिंग ऑफ मत करना वरना आंसर में बहुत ज़्यादा डेविएशन आ जाएगा। 6.84 टाइम्स -10 आ हम्म, रहा है। परफेक्ट। चल आगे आ जाओ। Determine the activity A of the sample 5 years after purchase, expressing the answer as a fraction of the initial activity A naught, that is, calculate the ratio A over A naught. हम्म, ओके। अच्छा जी, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे? स्ट्रेट अवे मेंशन ही कर दिया उसने, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, राइट? ओके, सो ए ओवर ए नॉट की टर्म में आपने आंसर देना है, राइट? ई पावर माइनस लैम्डा तुम्हें पता है, जो है ना वो है कितना है, 0.025 ईयर्स। ओके, सो तुमने यहाँ पे ले लिया 0.025 ईयर्स, एंड एंड टाइम जो है वो तुम्हें 5 ईयर्स दे रखा है, 5 ईयर्स। ओके, कहीं पे कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि 0.025 पर ईयर है और वहाँ पे ईयर है तो ईयर से कैंसिल हो जाएगा। जरा निकालो कितनी बनती है वैल्यू। एक्सपोनेंट में के साथ नेगेटिव डालना मत भूलना वरना पूरा आंसर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। Yes. 0.88। परफेक्ट, 0.88, 0.88, नाइस। अच्छा जनाब चलो, आगे चलते हैं। आज अभी कौन करवा सकता है? वजी खाना खा लिया भाई? वजी कहाँ हो? वजी भाई खाना खा रहे हैं? मैंने चलो, वजी भाई ने खाना खा लिया। खा लिया, चलो आज पे रीड कर लो फिर। कौन सा वाला करना है? ये थर्ड वाला पूरा क्वेश्चन करना है भाई, तूने कराना है। 6 ना, क्वेश्चन 6 ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। द आइसोटोप रेडियम 224 and radium 226 both undergo spontaneous alpha particles decay. The energy of the alpha particles emitted from radium 224 is 5.68 mega, सर क्या होता है ये? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फ्रॉम रेडियम 226 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टेट व्हाट इज मीन बाय डीके कांस्टेंट ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। सही, क्या होता है याद है? मैंने वैसे वो भेज रखी है, मैंने फाइल भेज रखी है, उसे देख के बता दो अगर नहीं याद है तो। हाँ, वो आपने भेजा है ना उस पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेडियो एक्टिव एक्टिव डीके। एटम टू डिके इन नेक्स्ट सेकंड। चल आगे आ जाओ। Suggest with a reason which of two isotopes has the larger decay constant. लार्जर डिके कॉन्स्ट। हम्म, सर कौन अच्छा से जी, होते हैं? एक मिनट ना यहाँ पे देख तो लो पहले। उसने आइसोटोप दिया हुआ है एक, रेडियम का 224 है, 226 है, सही है। और अल्फा पार्टिकल, इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी इतनी निकल रही है और इसकी एनर्जी मतलब 224 की एनर्जी ज़्यादा निकल रही है, और 4.78 दूसरे वाली की निकल रही है, राइट? तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा निकल रही है इसका मतलब है वो आपके पास होना चाहिए स्मॉलर।
जिसकी एनर्जी ज़्यादा निकली है इसमें से ना, तो ये पैरेंट न्यूक्लियस है, तो ये ज़्यादा अनस्टेबल होगा, सही है। तो अगर ये ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो इसका जो वो होगा, यानी ये मोर लाइकली टू डिके। आप इसको ऐसे सोचो कि भाई रेडियम, रेडियम 224 हैज़ और release greater um, energy in the form of alpha particle। ओके, तो ये बात आपके पास हो गई। अच्छा, जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज करे तो इसका मतलब है which shows that the nucleus is is less stable stable, सही। सो अगर लेस स्टेबल होगा तो मोर लाइकली टू डिके एंड लेस डिके कांस्टेंट, राइट। लेस स्टेबल, सही है। नहीं ना, अगर लेस स्टेबल है तो आपके पास जो होगा वो hence more likely to decay, so has greater decay constant, greater lambda decay constant, right। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है decay constant is basically the probability of decay, right। so अगर कोई ज़्यादा अनस्टेबल है तो उसकी probability of decay बढ़ जाएगी। आ जाओ आगे आ तो जाओ। सर ये हम्म, जो 4.78 जो कर रहा है, तो जी। ये वाला लार्जर होगा ना? इसका नहीं, इसका decay constant छोटा होगा। देखो, वो मतलब पूछ हमसे रहे, क्या डीके कांस्टेंट पूछा हुआ है ना हमसे? देखो डिके कांस्टेंट होता है कि आपको कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि ये एटम ब्रेक हो जाए, राइट। प्रोबेबिलिटी और डिके डिके कांस्टेंट ये आपको बता रहा होता है, राइट, कि डिके होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो अब आपने ये देखना है कि अगर कोई ज़्यादा एनर्जी इमिट कर रहा है, सही, तो इसका मतलब है वो ज़्यादा अनस्टेबल है, राइट। और जो ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो मोर लाइकली टू डिके होगा, राइट। और अगर मोर लाइकली टू डिके है तो वही तो डिके कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है ग्रेटर प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। समझ रहे? नहीं समझ रहा? कुछ तो बोलो, हाँ ना तो बोलो, माइक बंद करके बोल लो। सर जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी तो वो ज्यादा अनस्टेबल होगा ना? जी, जी। सही हो गया। चलो आगे आ जाओ। उसने आपसे कहा है कि रेडियम 224 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 3.6 डेज। सही, कैलकुलेट द डिके कांस्टेंट। ओके। अच्छा, याद करो हम लोग ने हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट का एक फॉर्मूला पढ़ा था। हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, राइट। लैम्डा में निकालना है, सो ln लैम्डा इज इक्वल्स टू ln2 डिवाइडेड बाय टी। हाफ लाइफ हमारे पास कितना आ जाएगा? 3.6 days है। वन डे कंटेन 24 hours, 1 hour contain थ्री 1 hour contain 60 minute, 1 minute contain 60 second, ओके। निकाल दो कितना मिलता है। यस, हाउ मच? ये है 2.228 टाइम्स 10⁻⁻⁶। ओके, सो आप कह रहे हो कि 2.28 एक्सपोनेंट -6, सही। डिके कौन सी आपके पास होता है पर सेकंड के अंदर, सही हो गया। सो टू ये आप, पॉइंट टू टू एट है। ओके, 2.228 आप कह रहे हो। टू 2.228 तो 2.23 ले लेते हैं बस, सही। चलिए आगे आ जाओ भाई।
तुमसे कह रहे हैं कि डिटरमिन द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल ऑफ रेडियम 224 ऑफ अ मास दिस मच। ओके, हाँ जी। मास को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? अगर आप फार्मूला सोचो, तो फार्मूला आपके पास आता है A इज इक्वल्स टू लैम्डा एन। ओके, हम एन से समहाउ रिलेट कर सकते हैं। सही है, हमें एक्टिविटी निकालनी है। लैम्डा हमारे पास अभी हमने निकाला 2.23 एक्सपोनेंट -6। एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, राइट। और हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो बराबर होता है वो हमारे पास होता है मास अपॉन एम आर मल्टीप्लाई बाय एन ए। ओके, सिंपल सा रिलेशन है, ये केमिस्ट्री से आना चाहिए तुम्हें। सही। सो ये हमारे पास आ गया, मास है 2.24, 2.24 मिली एक्सपोनेंट -3। और ग्राम को भी कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में तो फिर एक्सपोनेंट -6 हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय एम आर है 224 इंटू 6 जनाब कितना हो जाएगा, 6.02 एक्सपोनेंट 23। सही हो गया। सर ये आपने 10 10 to the power -6 क्यों लिए? और यहाँ पे भी इसको -3 कर दो। ब्रो, हमारे पास एक तो मिली का कन्वर्जन है, सही, और एक ग्राम का कन्वर्जन है। ओके, हाँ, अगर तुम ये कहो कि 224 जो है यानी रेडियम जो 224 है एम आर, वो भी ग्राम के अंदर है, ऊपर वाला भी ग्राम के अंदर है, और तुम इसको सिर्फ -3 लो और इसमें कुछ भी नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। सही, क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो रहा होगा। चलो ज़रा निकाल दो प्लीज़। 1.338 times 10 raised to 13. ओके, 1.338, so 1.34 एक्सपोनेंट 13। फाइन, वेरी गुड। चलो आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। अच्छा जी, आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाफ लाइफ दैट पास दैट मस्ट elapse before the activity of the sample reduced to 1/10 of its initial value। फाइन, सही है। अच्छा, अगर हमें पता है कि भाई इनिशियल वैल्यू जो है वो हमारे पास लेट से ए नॉट है, सही है, और वो कह रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू का 10 टाइम कम हो जाना चाहिए, सही है, और ई पावर माइनस लैम्डा और टी। सही है। सो हमने ये तीन नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी है। सही है, लेकिन ये हमें दे देगा, चलो फाइन, वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ की भी जुगाड़ बन जाएगी। 3.6 डेज है ना, हाँ सही है। और हम डेज के अंदर टाइम निकाल लेते हैं। सही है। सो अबे लो, हमारे पास जो है ए से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा। 1/10 इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस लेमडा के अंदर मैं रख रहा हूँ 3.6 डेज। ओके, डे के अंदर भी लेके चल रहा हूँ। सही है, ये आ जाएगा मेरे पास इतना। सही है, यहाँ पे लगा देते हैं एल एन। सही है, ये ख़त्म हो जाएगा और ये फिर बेस के अंदर आ जाएगा। सही है, -3.6 टी। ओके, और तुम्हें पता है कि Ln1 नेगेटिव, Ln1 जीरो होता है, और ये हो जाएगा बेसिकली -Ln10। सही, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -Ln10 इज इक्वल्स टू -3.6 टी। ओके, सो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, सो टी इज इक्वल्स टू Ln10 डिवाइडेड बाई 3.6। ज़रा निकाल दो कितना आता है। 0.6396. 0.6 0.639। ओके, है। अच्छा, अच्छा, अगर 0.639 आ रहा है तो आपके पास जो है, लेकिन तो हमें तो इसको डिवाइड करना था, इतना टाइम गुजरे यार, टाइम ज़्यादा आना चाहिए यार, 3.6 से ज़्यादा आना चाहिए मे बी, क्योंकि इससे तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ पूछा, एक हाफ लाइफ भी नहीं गुजरी इससे तो। नहीं,
So मैंने तो ऐसे किया ln 10 divided by 3.6. ln 10 डिवाइडेड बाय, सही है। लेकिन वो ln 10 की वैल्यू छोटी होगी ना, तो लेकिन इससे जो है वो हमारे पास अगर मैं एक काम करूं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। एक मिनट, कुछ गलत हो गया मुझसे। अरे यार, वो हाफ लाइफ दे रखी है यार, सो सॉरी मैन, ये गलती हो गई है। इसको ज़रा चेंज करने को थोड़ा सा। ये सही है, जो लैम्डा हमें बेसिकली जो दिया हुआ है ना, उन्होंने हाफ लाइफ नहीं दी हमें, लैम्डा नहीं दिया हुआ हमें, ये दिया हुआ है टी इज इक्वल्स टू ln 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये हमारे पास होता है रिलेशन, सही है। लैम्डा हमें हाफ लाइफ दे रखी है 3.6 डेज, और लैम्डा हम इसकी फॉर्म में सब्जेक्ट बनाते हैं, हमें ये करना था 3.6, ये करना था मैंने बेवकूफ़ी की है। सो ln 2 डिवाइडेड बाय 3.6 हमें ये करना था, सही है। और ln 2 डिवाइडेड बाय 3.6 हमें ये करना था, ओके। अच्छा जी, अगर अब यहाँ से अब ज़रा सब्जेक्ट बना लो तो अब आसान हो जाएगा, सही है। सो 3.6 ln 10 डिवाइडेड बाय ln 2 इज इक्वल्स टू टी, सही। अब सही आना चाहिए यहाँ से। So ये 11.95. ओके, सो तुम्हारे पास आ रहा है टी, तुम्हारे पास आ रहा है 11.95। अब आपको पता है कि एक हाफ लाइफ जो है वो 3.6 डेज की है, तो 11 के अंदर कितनी हाफ लाइफ आ जाएंगी, डिवाइड कर दो। कितना भाई? 3.32. 3.32, 3.32, परफेक्ट होगी। चलो आ जाओ भाई, ये कर लेते हैं। सर ये वर्किंग दिखा सकते हैं? एक मिनट, बिल्कुल दिखा सकते हैं आप, आ जाओ जी। सही ना, ये मैंने थोड़ी सी ना बेवकूफ़ी कर दी थी, मैंने इसको जो है वो हाफ लाइफ के बजाय लैम्डा ले लिया था, वो लैम्डा नहीं लेना चाहिए था मुझे, सही। तो वो मुझसे गलती हो गई थी। अच्छा जनाब, हम्म, सही हो गया। जी सर हो गया। चलो आगे आ जाओ। इमरान ज़रा करा दो अगला वाला क्वेश्चन, ये करा दो प्लीज़। Isotope manganese 56 decays and undergoes beta particle emission to form the stable isotope iron 56. The half-life for this decay is 2.6 hours initially at the time t equals to 0. A sample of manganese 56 has become a mass of 1.4 microgram and there is no iron 56. Complete figure 7.1 to show the variation with time of mass iron 56 in the sample for time t equals to 0 to time equals to 11 hours. जनाब, आपसे बेसिकली अच्छा मुझे बताओगे कि मैग्नीज या आयरन में से कौन डिके हो रहा है और कौन ग्रो कर रहा है, एनी आइडिया? यस। सर एक सेकंड दीजिए। सर मैग्नीज डिके कर रहा है, वो तो क्वेश्चन में स्टेट है। ओके ओके, तो इसका मतलब आयरन ग्रो हो रहा होगा स्ट्रेट अवे, राइट। चलो ये बात तो आपको पता चल गई। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि भाई मैग्नीज जो है वो हाफ लाइफ, अच्छा जी, टू फॉर्म स्टेबल आयरन, ओके द हाफ लाइफ ऑफ दिस डिके इज 2.6, फाइन। अच्छा जी, सो फॉर्मेशन जो है वो आयरन की उसी हाफ लाइफ के हिसाब से होगी जो मैग्नीज की है, राइट। तो अब उन्होंने कहा कि आयरन इनिशियली ज़ीरो होगा, सही है। आफ्टर 2.6 आवर्स, यहाँ पे इन्होंने वाई एक्स 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 पे आवर्स दिए हैं, आफ्टर 2.6 आवर्स आपके पास जो है वेरिएशन में टाइम टी सैंपल, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ मैग्नीज की इनिशियल एक्टिविटी, तो आयरन जो है वो एग्जैक्टली 2.6 पे इधर आ जाएगा कहीं पे,
1 2 3 एंड 3.5 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। सही हो गया। 1 to 11 hours, ओके। सो अच्छा जी, उसके बाद जब सेकेंड हाफ लाइफ गुजरेगी तो उसका क्या होगा कि इसके अंदर और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा। सही है। तो ज़रा निकाल लो कितना कितना ऊपर जाना चाहिए ये। 2.6 में 2.6 और ऐड करो, कितना बनेगा? 2.6 × 2 करो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 5.2। सही है। सो 5.25 यहाँ पे कहीं आएगा, 5.2 इससे थोड़ा सा आगे हो जाएगा कहीं पे। सही है। अच्छा जनाब, अब 3.5 पे तुम्हारे पास ये 3.5 था, राइट। सो अब बेसिकली फर्स्ट हाफ लाइफ में जो है ना वो आधा ग्रो हुआ होगा। जब सेकेंड हाफ लाइफ गुजरेगी तो आधे का आधा ग्रो होगा, राइट। मतलब अब ये जो ऊपर 3 बॉक्सेस है इसको 1.5 ले लो। सही है। वन, सॉरी नहीं, थ्री, वो है ना, तो 0.25 ले लो। पॉइंट, हाँ 0.25। सही है। सो ये कहीं आ जाएगा, इधर आ जाएगा। 0.25 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। सही हो गया। 3.5 बॉक्सेस पे। अबे यार एक तो ये बड़ा मसला हो रहा है, कितने नंबर का ग्राफ दे, 2 नंबर का ग्राफ दे रहा है यार, इतनी खुआरी क्यों करनी पड़ रही है। अच्छा। अच्छा मास उन्होंने दिया हुआ है तो हमें मास रखना पड़ेगा फिर। Initially at times the sample manganese has a mass of 1.4 gram and there is no iron। सही है। तो इनिशियली हमारे पास जो है वो मतलब हमारे पास फाइनल पे जो मास होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 1.4 का मास, ओके, और जब इसको डिवाइड बाई 2 करोगे सो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 3.5, 0.7 का मास। सही है। और फर्दर जब इसको तुम वो करोगे तुम्हारे पास जो है वो 7 बॉक्सेज ना, 1 2 3 4 5 6 7। सो तुम उसको डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 7 कर दो तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 0.2 का एक बॉक्स आ रहा होगा। ओके। 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 1.0, राइट, एंड 1.2। चलो। अच्छा जनाब, अब तुम्हारे पास इनिशियली जो मास ग्रो हुआ होगा वो 0.7 का ग्रो हुआ होगा। सही है। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद जो है वो 0.25 निकाल लो इसका। सही है। तो आधे के अंदर 0.25 और ऐड कर लो। सही है। 1.4 का अगर आप 25% निकालो। सही है। सो आपके पास आ जाएगा 0.35 और उसको आप ऐड कर लो 0.7 के अंदर। सही है। तो आपके पास जो टोटल मास आ रहा है वो 1.05 का आ रहा है, यानी आपके पास जो मास आ जाएगा वो समवेयर यहाँ पे आएगा। सही। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रोथ होगी वो आपके पास होती है 12.5% की, राइट। पहला पहला जो आपको याद होना चाहिए कि जिस तरह से हाफ लाइफ में डिके हो रहा होता है कि पहले जो है ना वो हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू रह जाता है, फिर 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, फिर 1/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, फिर 1/16 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, राइट। सो ग्रो भी इसी हिसाब से होगा। पहले जो ग्रो होगा वो हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, राइट। अब जाहिर बात है आयरन आयरन का जो मास आ रहा होगा वो तो मैग्नीज से आ रहा होगा। सो मैग्नीज का मास अगर 0.1.4 है तो जब मैग्नीज डिके होगा तो आधा मैग्नीज डिका होगा और उतना ही आयरन जो है वो क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो आपको ये इसको लेके जूम करना है, राइट। अच्छा जनाब, तो इसी तरह से तो हमारे पास ये तो आ गया, ये आ गया 50%, राइट। और फिर ये आ गया 25% पे। अब उसके बाद जो तीसरा आएगा, जो तीसरा हमारे पास आएगा वो कितनी उसमें होगा। आपके पास जो है 2.6 × 3 कर दो थर्ड हाफ लाइफ में, राइट, जो कि 7.8 पे आ रही है। सो 7.8 यहाँ पे कहीं पे होगी। सही है। 7.8, और 7.8 पे जो है 12.5% और ग्रोथ हुई होगी। सही है, ओरिजिनल में। सही है। सो 1.4 × 12.5% विच वुड बी 0.125। सही है। सो तुम्हारे पास 0.175 है और उसको प्रीवियस के अंदर ऐड कर दो। प्रीवियस हमारे पास आया था 1.05। सो तुम्हारे पास जो चले जाएगी कहानी वो तुम्हारे पास चली जाएगी 1.2 and 2.5। सो समवेयर देयर, ओके, यहाँ पे आ जाएगा तीसरा पॉइंट। तो फिर चौथा पॉइंट तुम्हारे पास कहाँ पे आएगा?
अच्छा जी, तुम्हारे पास है फोर्थ हाफ लाइफ के लिए 2.6 इंटू फोर करोगे, सो तुम्हारे पास जो है 10.4 आ रहा है, सही 10.4 समवेयर राइट हेयर। ओके, और यहाँ पे 1/16 ऑफ द इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, राइट, विच इज़ 0.0625, 0.0625% मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 1.4 ग्राम, सही है, माइक्रोग्राम, सही है। तो जो भी वैल्यू आ रही है उसको प्रीवियस के अंदर ऐड कर दो, आंसर प्लस हमारे पास आया था 1.225, सही है, हमने उसको ऐड कर दिया, सो 1.3 1.3 would be in between the two, right, like this, and fourth fourth जो हाफ लाइफ होगी वो आपके पास हो जाएगी बिल्कुल 12 पे आ जाएगी, सही है। उन्होंने हमें वैसे उन्होंने हमसे कहा है कि 11 आवर तक का निकाल दो, सही है, सो 0.6 into 5, तो वो जो है अच्छा 13 तक जा रहे हैं, सही। सो 11 आवर तक जो है वो हमारे पास ये आ रही है, तो बेसिकली तो हमारे पास जो ग्राफ बन रहा होगा थोड़ा सा लाइक इस तरह से जा रहा हो, सही। और ऊपर ऊपर जाते जाते जो है वो 1.4 तक आ जाएगा ग्रो होते हुए, सही है। चलो, अब देखो ये ग्राफ आई होप से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मैं सिर्फ जो है वो वैल्यूज़ यूज़ करके इस मैंने ग्राफ बनाया, सही है। यानी पहले मैंने जो है ना वो 0.5% निकाला, फिर 50% निकाला, फिर 25%, फिर अच्छा जो 50% निकाला था उसको प्रीवियस के अंदर ऐड करना होगा आपको, राइट, जीरो के अंदर 50% ऐड करोगे। फिर उसके बाद जो 25% निकाला उसको 50% वाले मास में ऐड करोगे, जीरो इसका ये जो 1.4 जो मास आपको दिया हुआ है ना, इस मास का पहले 50% निकालोगे, फिर इसी मास का 25% निकालोगे, 50 वैल्यू में ऐड कर दोगे, राइट, तो आपको टोटल आ जाएगा उस पॉइंट पे, एंड सो ऑन। चलो आगे आ जाओ। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन देख लो प्लीज। तुमसे कह रहा है कि फॉर द सैंपल ऑफ मैग्नीज 56 डिटरमिन द इनिशियल नंबर। अच्छा जनाब, इमरान क्या करोगे, मैग्नीज का उसने हाफ लाइफ बताया हुआ है, सही है। और जो है ना मैग्नीज में वो पूछ रहे नंबर ऑफ एटम बता दो, एनी आइडिया। उसने मास भी गिवन है, उसका मैग्नीज का मास भी गिवन है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन इज इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर इंटू एन ए, राइट। मास हमें जो है वो टू 1.4 माइक्रोग्राम दिया हुआ है, 1.4 माइक्रोग्राम, सो एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय एम आर जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, सही है, 56 आ गया, इंटू एन ए हमारे पास है। तो मतलब कि जो मोल्स हैं उनको एवोगाड्रो कांस्टेंट हाँ से जी, मल्टीप्लाई कर। हाँ जी, अबे ये मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर होता है ना एक फार्मूला, और फिर दूसरा फार्मूला आपके पास होता है जी मोल इज जी, इक्वल्स टू नंबर ऑफ समझ पार्टिकल आ गया मुझे। प्रेजेंट, वो डिवाइडेड बाय एन ए, राइट। दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, बस ये करो, कितना आ रहा 56 टाइम्स 10⁻³ नहीं होगा? है, -3। ब्रो वो अगर कर रहे हो ना, अब देखो ना यहाँ पे ये मैंने ग्राम की कन्वर्जन नहीं की है, ओके, वो सिर्फ माइक्रोग्राम को मैंने कन्वर्ट किया है, ओके। अगर ऊपर ऊपर माइक्रोग्राम को भी ग्राम को भी कन्वर्ट करोगे तो ऊपर एक्सपोनेंट ठीक -9 है, आएगा, -3 नीचे आ जाएगा, फिर सही है, मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा ठीक। नंबर है 1.118 टाइम्स 10⁻18। हूँ। 1.11 8 और एक्सपोनेंट टाइम्स 10⁻18। 18, ओके, एक मिनट, बी बी का पार्ट ए, 1.5 एक्सपोनेंट 16 इनका आ रहा है, तुम लोग का नहीं आ रहा है ऐसा। 1.5 टाइम्स 10⁻16 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, 1.5 एक्सपोनेंट 16। चलो आगे आ जाओ। द इनिशियल एक्टिविटी नंबर निकालिए, इनिशियल एक्टिविटी आसान है, ए इक्वल्स टू लैम्डा एन आ जाएगा तुम्हारे पास, सही है। सो ए तो लैम्डा तुम्हारे पास है, अच्छा उन्होंने हाफ लाइफ दे रखी है तुम्हें ना 2.6 आवर्स, तो वहाँ से तुम हाफ लाइफ को यूज़ करके तुम लैम्डा निकाल सकते हो। तुम्हें पता है लैम्डा इज़ बेसिकली ln2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, ओके। सो हमने लैम्डा की जगह पे रख लिया ln2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, हमारे पास है 2.6 आवर्स के अंदर 1 आवर कंटेन 3600 सेकेंड्स, ओके। और एन हमारे पास ऊपर से आ गया, सो 1.5 एक्सपोनेंट
16, ओके। सो ए निकाल दो, कितना आता है? यस, हाउ मच? So ये है 1.33 times 10 raised to 12. 1.33 10 रेज़ टू द पावर कितनी भाई? 12. 12, सही है। अच्छा जनाब, 1.33 आ रहा है इनका, 1.11 आ रहा है। एक्सपोनेंट 12 12 से ही निकाले। छोटी मोटी गलतियाँ क्यों हो रही है भाई तुम लोग से? अरे 2 डिवाइड बाई हाँ जी हाँ 2.6। जी, वो 1.11 है। ओके, चलो आगे चलो। Determine the time at which the mass, at which the ratio is equal to 9। जनाब, क्या कर सकते हैं? मास ऑफ आयरन एंड मास ऑफ मैग्नीज, और हमने वो टाइम वो करना है, सही है। अच्छा, टाइम बेसिकली वो सेम होने वाला है, मतलब जो भी टाइम होगा उस टाइम के अंदर एक ग्रो होगा एक डिके होगा, और जब उसका आप रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो तो आपके पास जो है वो सेम आ रहा होगा, राइट। अच्छा जनाब, चलो देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कितना टाइम आ पाता है। सही है। अब इन्होंने कहा है कि मास ऑफ द मैग्नीज, एक काम अगर हम करें, m इज इक्वल्स टू एम नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी लगा ले, सही है। अच्छा, अगर तुमसे वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जो है अगर हम इसको ऐसे सोचें कि मास ऑफ द रेशियो इज 10, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 9 डिवाइडेड बाय 1, तो ये कोई गलत बात तो नहीं होगी, राइट। यानी आयरन का जो मास होगा वो 9 हो, और मैग्नीज का मास जो है वो 1 बचे, राइट। अगर अगर तुम इसको ऐसे सोचो, राइट, कि मतलब 9:1 रेशियो का मतलब है कि आयरन का मास 9 है, 9 kgs, या 9 माइक्रोग्राम, तो मैग्नीज का मास 1 माइक्रोग्राम बचा होगा, ओके। सो अगर मैं, अब देखो ये जो इक्वेशन मैं लगाता हूँ, ये इक्वेशन जो है वो या तो आयरन पे लगेगी या तो मैग्नीज पे लगेगी, दोनों में से किसी एक पे लग सकती है, दोनों पे एक साथ नहीं लग सकती, ओके। और रूल ये है कि ये इक्वेशन सिर्फ उस पे लगेगी जो डिके हो रहा है, ग्रोथ वाले पे नहीं लग सकती, ग्रोथ की इक्वेशन अलग बनती है, ओके। सो ये डिके पे लगनी है, सही है। अच्छा, मैग्नीज हमारे पास हो रहा है डिके, सही है। अब आपको पता है कि मैग्नीज का अभी जो मास बचा है वो आपके पास है 1, सही है क्या? तो मैग्नीज पे जो अभी मास बच रहा है वो 1 बच रहा है, राइट, सही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीज का टोटल मास, इनिशियली मास क्या हुआ होगा, तो तुम वही बोलोगे कि मैग्नीज का जो भी मास रिमेनिंग है, और मैग्नीज का वो मास जो कन्वर्ट हो चुका है आयरन के अंदर, वो सारा का सारा पहले मैग्नीज का होगा, राइट। सो इनिशियली मैग्नीज जो होगा वो 10th होगा, और अब जो है वो मैग्नीज से 1 बचा है, राइट। सो तुमने यहाँ पे 10 ले लिया, सही, इनिशियल मास को, और लैम्डा तुम्हारे पास है, वो ऊपर से तुम जुगाड़ बना लोगे, और टी हमारे पास आ जाएगा, सही है, टाइम इन आवर्स, सही है। सो लैम्डा की जगह पे हम रख लेते हैं ln 2 डिवाइडेड बाई 2.6 आवर्स, आई एम नॉट कन्वर्टिंग आवर इनटू सेकंड, वो आंसर वही उसी में चाहिए, सही, 1/10। इमरान समझ में आया ये ऊपर से क्या? यस, और किसी को समझ में आया या ऊपर से क्या? कासिम तुम बताओ, इमरान पता नहीं कहा है। सर हाँ, समझ आ गई, सॉरी सर, मैं थोड़ा नेट हम्म, पे इशू है। अच्छा, और तुम्हें क्या समझ में आया, नहीं आया? बस सही है भाई। नहीं समझ में आया, अच्छा, चलो समझा दो। अच्छा जी, अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो, सही है, सही, तुम्हारे पास रहेगा 2.6, सही है, इंटू ln 10 डिवाइडेड बाय ln 2, सही, इज इक्वल टू टी, पहले टी निकालो कितना आता है, उसके बाद समझाते हैं। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ln 1 मैंने एक्सपेंड कर लिया, ln 1 माइनस ln 10, सही है, और ln 1 मैंने कर दिया 0, माइनस ln 10 था तो माइनस माइनस कैंसिल किया मैंने, सही। चलो, कितना आ रहा है टी?
8.64। 8.64। सही। सही। अच्छा, क्या बोलते हैं, क्या नाम है यार, नाम भूल गया। कासिम, कासिम क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें, जरा मुझे बताना प्लीज। सर ये आपने लाइक ये कैसे? अच्छा देखो, नीचे वाली चीज़ तो आई होप से समझ में आ गई, जो सिंपल मैथ्स है। सही है। जी। देखो, अगर तो आपको वो ये कह रहा है कि मैथ्स, उसने आपको रेशो दिया हुआ है, सही है, और उसने कहा कि भाई रेशो इक्वल टू 1 हो रहा है, सही है। तो आपको अगर अगर हम इसको 9:1 लिखें, यानी 9:1 लिखें, राइट, और 9 वो आपको बता रहा है कि 9 जो है वो आयरन है, और मैग्नीज जो है वो 1 का बच रहा है, राइट, इसमें तो कोई मसला नहीं है भाई। नहीं सर। परफेक्ट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आपको ये बात पता है कि मैग्नीज से ही आयरन, मैग्नीज डिके हो रहा है और आयरन ग्रो हो रहा है, ऐसा ही है। जी सर। फाइन। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनिशियली, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 होगा, तो मैग्नीज कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं इन इन दो नंबर्स को देख के बताना है, तो आप क्या बताओगे? मैग्नीज 1 हो। इनिशियली, इनिशियली, ये तो आफ्टर सम टाइम है। 1 जो है वो आफ्टर सम टाइम बच रहा है, नहीं नहीं, वो टाइम हमने निकाला 8.64 आवर्स जब गुजर जाएंगे, तो मैग्नीज 1 होगा, राइट। इनिशियली कितना होगा? अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, इनिशियली आयरन कितना होगा? उसकी क्या लाइक? देखो देखो, मैग्नीज जो है, मैग्नीज डिके हो रहा है और आयरन फॉर्म हो रहा है, सही है, और बीटा डिके है, सही है। सही है, ये डिके हो रहा है और ये ग्रो कर रहा है, सही हो गया। तो मुझे बताओ कि इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा, तो आयरन की क्या वैल्यू होगी? 1 2 3 4 9 तक बताना है आपने। 1 होगी। 0 होनी चाहिए, नहीं, 1 क्यों होगी? 0 होनी चाहिए ना, वो तो जी। डिके, वो स्टार्टिंग और डिके, मतलब अभी डिके स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर आयरन का कुछ भी नहीं होगा, राइट। सारा का सारा जो होगा वो मैग्नीज की फॉर्म में होगा, राइट। यानी मैग्नीज की अभी वाली जो स्टेट है, जो कि 1 की रिमेनिंग है, और जो मैग्नीज आयरन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, यानी 9, वो सारा का सारा मैग्नीज ही होगा पहले, राइट। तो इनिशियली मैग्नीज 10 होगा और आयरन 0 होगा, ऐसे ही होगा। जी सर। सही है। और फिर आफ्टर दैट टाइम, जो भी टाइम हमने निकालना है, उस टाइम पे मैग्नीज जो है वो 1 बच रहा है, राइट। तो इस वजह से हमें इनिशियल पता चल गया और हमें फाइनल पता चल गया, राइट, और फिर हमने ये फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया, क्लियर हो गया। जी सर। बस ये कहानी थी, सही है। तो अच्छा जनाब, चलो, चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी हो जाएगा आराम से। थोड़ा सा टाइम उसमें निपटाते हैं, जल्दी से आगे चलेंगे। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि यूरेनियम 234 इज अ रेडियो एक्टिव एंड emits sulfur particle at what appears to be constant rate, okay. A sample of uranium of a mass 2.65 microgram is found to have the activity that much. Calculate for the sample of uranium the number of nucleus. तुम्हें उसने मास दे रखा है और तुम्हें उसने एक्टिविटी भी दे रखी है, डिके कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, सही है। तो तुम, आई थिंक कि जो है ना, वो तुम्हारे पास ए इज इक्वल्स टू लेमडा एन वाला फार्मूला लगाओगे। नहीं, ये फार्मूला तो यूज़फुल नहीं होगा, लेमडा नहीं पता। मास इज इक्वल्स टू एम आर इंटू एन इज इक्वल्स टू एन, इज इक्वल्स टू एन नॉट। सो ये लगा दो। मास ऑफ द यूरेनियम तुम्हें पता है वो 2.65 माइक्रोग्राम दिया हुआ, एंड 234 इसका मास है इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23। ज़रा निकाल दो कितना आ रहा है। Yes, how much? 6.82 times 10 to power 15। 6.82 एक्सपोनेंट 15। चलो, उसने कहा कि डिके कांस्टेंट निकाल दो। डिके कांस्टेंट तुम्हें पता है कि भाई लैम्डा इज इक्वल्स टू एल एन टू डिवाइड, अच्छा नहीं, इस फॉर्मूले से नहीं होगा। ए इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, एन लैम्डा से हो जाएगा, सही। एक्टिविटी उसने तुम्हें दे रखी है 608, 608, और एन जो है वो तुमने अभी निकाला है 6.82,
8 2 एक्सपोनेंट 15 निकाल दो कितनी आती है। 8.91 times 10 to the power minus 14. 8.91 एक्सपोनेंट -14। जी चलो अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि द हाफ लाइफ इन ईयर्स, और आसान है तो हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। सही है। सो 8.9 एक्सपोनेंट -14 डिवाइडेड बाय अरे यार सॉरी, ln2 डिवाइडेड बाय 8.9 एक्सपोनेंट -14 ज़रा कर दो। जो भी आंसर आएगा उस आंसर को तुमने जो है वो डिवाइडेड बाय 365 इंटू 24 इंटू 3600 से और सर डिवाइड भी कैसे करना, हैं आप? डिवाइड भी करना होगा। कैसे हैं क्या मतलब बे? सर ये सर्दियों की रातें क्लासें बहुत लंबी हो गई हैं। अच्छा, तुम तो शार्ट हो, पता नहीं कुछ बोल ही नहीं रहे हो। सर मैं नो कॉपी कर रहा था ना, ये साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ। कैलकुलेटर इतना माशाल्लाह से अच्छा है, बताओ चलानी पड़ती है। अरे यार तुम मोबाइल में कर लो ना भाई, एप्पल ले लिया लेकिन कर दो कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो उस वाला बोला कैलकुलेटर नहीं है इसकी। हाँ ना, यही तो मसला भाई, एक ले लो एंड्रॉयड थका सा, 25 30 हज़ार का मिल जाएगा, नहीं उसका नहीं भाई, मैं तीन कैलकुलेटर हजार ले का लो। कैलकुलेटर नहीं ले लूँ, एक एंड्रॉइड 20-25 हजार रुपए का लूँ। अबे तो भाई ले लो ना यार। हाँ, मैं अब अगली क्लास से लेके आऊंगा। अब जरूरत है चलो, भाई, पेपर करेंगे। चलो बेहतरीन है। अच्छा जी निकालो यार, कोई तो निकालो कि कितना आ रहा 24696 1.3. है। बस 2, वो फाइनल आंसर बता रहे हैं डिवाइड करके या फिर डिवाइड नहीं किया? सर फाइनल आंसर 24613, इतना ज़्यादा? नहीं नहीं, नहीं, 24696 2469। 61. अबे तो ईएनजी दबा दो ना यार, उसके ऊपर 8 के ऊपर ईएनजी का बटन होगा। एक्सपोनेंट 2.4 या 2.5 एक्सपोनेंट समथिंग आएगा, 4 5 आ रहा होगा मेरे ख्याल से, आप जो पावर बता रहे हो। इंची का कोई बटन नहीं. अबे ऐसे, जो लेटर 8 है उसके ऊपर देखो ईएनजी का की होगा। हम्म, कौन सा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हो, मोबाइल वाला? नहीं नहीं, फिर वो FX991 ES Plus. यार मेरे पास भी वही है। सर उस पे उसमें तुम्हें नहीं दिख रहा है? नहीं. मैं भी दिखाता हूँ तुम्हें, ये लो भेज दी पिक्चर, जहाँ पे अंगूठा रखा हुआ है वो है ईएनजी। मेरी मेरी पिक्चर मेरी। 2 मिनट से देख. अबे यार इतना टाइम लगाओगे? ये वाली सर सही सही, वो पूरा आंसर चला गया. अबे यार इतने तुम लोग यार क्या। आइंस्टाइन जो है ना, कब्र से अगर उठ सकता होता, अगर उसका दिमाग चोरी नहीं हुआ था ना तो वो उड़ जाता है अभी। वो तो कम वक्त दिमाग लेके शार्ट हो गए कुछ लोग। 8.9 एक्सपोनेंट -14 ये आ रहा है, सही है। और आंसर, सॉरी आंसर डिवाइडेड बाय 365 इंटू 24 इंटू 3600, सही है। एंड तुमने ईएनजी प्रेस किया तो मेरे पास आ रहा है 2.46 एक्सपोनेंट 5। सही है यार, चलो। अच्छा जी, सजेस्ट वाई द एक्टिविटी ऑफ यूरेनियम अपेयर टू बी कांस्टेंट। अच्छा जनाब, एक तो ये चीज़ पूछ रहा है, और अपेयर टू बी कांस्टेंट क्या वजह हो सकती है, कितनी हाफ होती है? इतनी ज़्यादा हाफ लाइफ आ रही है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि चेंज हो रही है नहीं हो रही, राइट? क्योंकि हाफ लाइफ अगर छोटी हो, राइट, तो इसका मतलब है कि फ़ौरन फ़ौरन वो डिके होके उसकी जो रेडिएशन है वो कम कम होती रहेगी। लेकिन हाफ लाइफ इतनी बड़ी हो तो उसको डिके होने में इतना टाइम लग रहा होगा, तो वो आपको नहीं दिख रहा होगा। सही है, ड्यू टू लॉन्ग हाफ लाइफ। सही है। तुमसे कह रहे हैं सजेस्ट वाई द मेजरमेंट ऑफ द मास एंड द एक्टिविटी ऑफ द इज नॉट एन एक्यूरेट मीन ऑफ मेजरिंग इट्स हाफ लाइफ इफ द हाफ लाइफ इज अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर। क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो 1 घंटे के अंदर जब तक तुम मेजरमेंट लोगे तब तक वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट? सो ये प्रॉब्लम है, सही है। ड्यू टू स्मॉल हाफ लाइफ
life sum of the atom decay away। सही है। तो उसकी वजह से जो है वो आपको सही नहीं मिल रहा होगा। सही हो गया। चलो, बस अब आज की कहानी ये तक रखते हैं। अब जो है ना, अब इसके क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से चैलेंजिंग होने वाले हैं। ओके, सो इसके क्वेश्चन मैं भेजता हूँ और उसको अटेम्प्ट करना। और फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्लासेस का टाइम जो है वो तुम्हारी नेक्स्ट तुम्हें सैटरडे तक का टाइम है। इसको कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी। ओके, और फिर जो है ना नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक हमने टेस्ट ले लेना है इसका। सही है। चलो, बस अब आज की कहानी तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होती है। सही है। चलिए, ओके जनाब, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।